शरद जोशी ने लिखी है और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध शैली में लिखी गई है। ठीक है, ठीक है। तो तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ते हैं, सब निकालिए अपना पीडीएफ। आज तुम्हारा आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो आज आज जो अतिथि आए हैं, जो मेहमान आए हैं, उसका कितना दिन हो गया है? आज चौथा दिन हो गया। और चौथा दिन होने के बाद उसके यानी शरद जोशी के मन में क्या ये दिमाग पर ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये आज चौथा दिन हो गया है, उसके बाद भी ये अतिथि नहीं जा रहे, यानी कि चौथा दिन तक वो अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं खूब फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। तो क्या बोल रहे हैं शरद जोशी उस अतिथि, उस मेहमान से, जो मेहमान कहाँ आए हैं, शरद जोशी के घर पर आए हैं, उस मेहमान को वो मन ही मन बोल रहे हैं कि जहाँ तुम बैठ के क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे, वहाँ पर एक कैलेंडर भी है। तो हम क्या करते हैं, कैलेंडर एक पन्ना एक पन्ना बदलते रहते हैं। जब एक डेट, बहुत सारे कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें पूरा महीने का एक बार ही दिया जाता है, और कुछ कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें हर दिन आपको क्या करना पड़ता है, उसको पलटना पड़ता है हर डेट के हिसाब से, हर तिथि के हिसाब से। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि शरद जोशी जहाँ तुम बैठे हो और जहाँ से पर सिगरेट पी रहे हो, उसके सामने एक कैलेंडर भी है। क्या है? एक कैलेंडर, जिसका उसको तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कैलेंडर के तुम्हारे सामने कैलेंडर है और उस कैलेंडर में तुमको पता चल जाना चाहिए कि आज कितना दिन हो गया है तुम्हारा, चौथा दिन। ठीक है, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, यानी वो कैलेंडर क्या हो रहा है, हवा से फड़फड़ाती, नम्रता से फड़फड़ा रही है। ठीक है, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, यानी विगत पिछले 2 दिन से लेखक क्या कर रहे हैं, 2 दिन से शरद जोशी 2 दिन से उस कैलेंडर को बार बार जब डेट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, ताकि उसको भी पता चले कि आपका यहाँ कितना दिन हो गया है, चौथा दिन हो गया है, तुम देखो। लेकिन उस मेहमान पर नजर ही नहीं जा रही उस कैलेंडर पर कि कितना दिन हो। वो तो अतिथि आए हैं क्या करने का, हमारा नमाज़ी अपना कराने के लिए है। ठीक है, आगे बोलते हैं, तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तो तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तो तुम्हें ये अगर तुमको पता होता, हिसाब लगाना आता इस कैलेंडर को देखकर, तो तुम आज तक क्या कर लेते, हिसाब कर लेते कि आज तुम्हारा कितना दिन हो गया है और तुम्हें अब नम्रतापूर्वक हमारे घर से चले जाना चाहिए। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक बोले पर ऐसा लग रहा है कि आपके वापस जाने का कोई भी संभावना दिख रही है कि आप वापस जाने वाले हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यानी ये बोल रहे हैं कि लाखों मील यात्रा करते हैं, जो अंतरिक्ष पर जाते हैं, वे लोग भी अंतरिक्ष और धरती के बीच में मीलों का फासला है, बहुत ज्यादा मील। ठीक है, बहुत ज्यादा का फासला है। वहां तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग भी वहां पर ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन तुम इतनी छोटी सी यात्रा है, यानी तुम यहाँ से आए हो मेरे घर में मेहमान, यानी उतनी ज्यादा दूरी भी नहीं, यानी कम फासले हैं, वहां से तुम क्या करने आए हो, मेरे घर में मेहमान आए हो, अतिथि बनकर, एक देवता बनकर आए हो। उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, इतने दिन आकर मेरे घर में ऐसे बस गए हो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हो। यानी अंतरिक्ष में जो जाते हैं वे भी ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं, यानी उतना दूरी है, उतना मीलों की दूरी है, उसके बाद भी वो जल्दी वापस आ जाते हैं। तुम कम समय की दूरी पर भी ज्यादा देर रुक चुके हो, ये कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे कि तुम
हमने आपके लिए खूब अवभगत की, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी किया। उसके बाद इतना दूर से तुम क्या किए, एक घनिष्ठ संबंध हमारा बन चुका है। जितने भी दिन तुम आए, 2 दिन के अंदर ही हमने इतने घनिष्ठ संबंध हमारा बन चुका है, स्थापित हो चुका है। क्योंकि 2 दिन हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, 2 लोग मेहमान आते हैं, तो 2 दिन में हमारे जो बातें हैं, जो भी विचार आदान प्रदान करनी होती है, लगभग समाप्त हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है। तो वो बोले कि इतनी ज्यादा क्या हुई है, आर्थिक स्थिति और जो हमारे विचार है वो भी हमने स्थापित कर लिए, यानी हमारा जो संबंध है वो प्रेम पूर्वक निभा लिया है। ठीक है, मेरी आर्थिक सीमाएं भी बैगनी चट्टान देख ली है, तुम मेरी काफी मिट्टी खो चुके हो। लेकिन अब मैं परेशान हो चुका हूँ कि क्या हो गया कि आप ज्यादा रुक चुके हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है, आम लोगों की जो दिनचर्या है उसमें बाधाएं आती है। एक एक्स्ट्रा इंसान बढ़ जाने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा खर्च होते हैं। तो एक मेहमान को भी ये कवि कहना चाहते हैं कि एक मेहमान जो जाते हैं दूसरे घर में, एक निश्चित अवधि तक ही रहे, और उस निश्चित अवधि के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए या उस समय अर्थात हाई टाइम है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। अब क्या बोल रहे हैं वो अतिथि को कि अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारे जाने का ये उच्च समय है, यानी बहुत ज्यादा तुमने ज्यादा समय बिता लिया है कि तुमको अब अपना परिवार के और यहाँ चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपना जमीन नहीं पुकारता, क्या तुम्हें अपना जहाँ से तुम आए हो वहाँ की पृथ्वी तुम्हें याद नहीं आती। आप देखते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने घर की याद आती है बहुत ज्यादा। 2 दिन क्या है, किसी को तो 1 दिन में ही याद आ जाती है अपने घर, किसी लोगों को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को तो याद भी नहीं आती। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसे इंसान हो जिसे याद ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घर, यानी हमें वापस लौट जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे तो मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, यानी आशंका यानी खतरा यानी भय हुआ था। जब वो मेहमान उस घर में यानी शरद जोशी के घर में आए थे, तब कहीं ना कहीं वो डर गए थे, और उसका जो बटुआ है यानी उसका पर्स, उसको वो कांप गया था। क्यों कांपा था, क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गए, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं, उसमें आप एक मेहमान आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो पैसे, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, हिल जाती है तो दूसरे, क्योंकि आप अपनी ही जरूरतों का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक इंसान और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होंगे, सारी चीजों की जो सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं वो ज्यादा लानी होगी, तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसीलिए उसका बटुआ भी क्या हो गया, कांप गया था, और वो शरद जोशी खुद भी डर से कांप गए थे कि एक खर्चा बढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। जब हमें डर लगा था उसके बाद भी हमने मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत किया। जब तुम हमारे घर अतिथि बनकर आए, यानी देवता बनकर आए। हमारे भारतीय समाज में अतिथियों को अतिथि देवो भव कहा जाता है, देवता के समान माना जाता है। तो आपके आने से हम अंदर ही अंदर कांपे और डरे हुए तो थे ही कि हम कैसे खर्चा और कैसे निकालेंगे सारे खर्चाओं को, और कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, ये सोच है। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे आने से क्या किए थे, एक मुस्कुराहट थी हमारे फेस पर, यानी हमारे चेहरे पर, हम मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा क्या किए, स्वागत किए, और अच्छे से तुम्हें, मेरी पत्नी ने तुम्हें नमस्कार भी किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक कुछ मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी वो लेखक बोल रहे हैं कि तुम्हारे अतिथि, यानी अतिथि को बोल रहे हैं कि तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे अवभगत में हमने जो रात का भोजन है, जो हम साधारण रात में भोजन करते हैं, यानी लेखक बोल रहे हैं कि हम जो रात में साधारण भोजन करते हैं, हमारा जो दिनचर्या, हम आपस में घर में रहते हैं तो उसका क्या करते हैं, हमारा साधारण भोजन व्यवस्था होता है, साधारण दाल रोटी चावल जो बनाते हैं तो साधारण ही रहता है। लेकिन किसी अतिथि के आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें
ताकि उसको हम क्या कर सके, उसके सम्मान दे सके, उसकी अवभगत कर सके, उसको खुश कर सके। उसके लिए तरह तरह के क्या करते हैं, पकवान बनाए जाते हैं उसको खुश करने के लिए तरह तरह के। तो मध्य क्या उन्होंने क्या किया, एक डिनर का व्यवस्था किया, यानी उसे अपने वास्तविक जीवन में जो रात का भोजन है उसको अच्छे माध्यम में, एक डिनर माध्यम में क्या किया, उसको प्रस्तुत किया ताकि अतिथि का अवगत की जा सके। ठीक है, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी वो साधारण भोजन जो शरद जोशी के घर में बनता है तो दाल रोटी चावल और सब्जी, एक आध सब्जी बनती हो, लेकिन जब अतिथि के आने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 सब्जियां बनाया, रायता भी दिया, साथ में मीठा भी। ठीक है, तो ये बता है कि हम हमारे साधारण जीवन से तुम्हें क्या किया, ज्यादा अच्छा भोजन देने का प्रबंध किया। हमारे पास उतना नहीं है, उसके बाद भी हमने क्या किया, पूरी कोशिश की आपकी अवगत करने की। ठीक है, इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओ। यानी एक आशा थी, इसलिए हमने एक रात पहले किया था, तुम्हारी बहुत ज्यादा अवगत की थी ताकि तुम दूसरे दिन क्या करोगे, जो हमने अवगत की है उसको तुम दिल में संजो कर और दूसरे ही दिन रेलगाड़ी से वापस चले जाओगे। हमने ऐसा सोचा था, उनको लगा कि हम आज एक ही दिन रुकेंगे, मेहमान एक ही दिन रुकेंगे, तो उसकी अवगत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने रात में। यानी सारी सुविधाएं उसको दी सारी तरीके से, ताकि उसकी मेहमान नवाजी अतिथि सत्कार किया, ज्यादा खुश किया उसको। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। जब तुम अगले दिन यानी पहला दिन जब आए तो उसकी बहुत ज्यादा अवगत की गई, उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए गए, उसको ज्यादा खुश किया गया। और दूसरे दिन तुम चले जाओगे, तुम जाने के समय क्या करेंगे, हमारा हृदय में लगेगा कि आपको ना जाने दिया जाए। यानी आप जब जा रहे होगे तो हम क्या करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। होता है ना, आप मेहमान जाते हैं तब क्या करते हैं, नहीं आज रुक लीजिए, आज मत जाइए, कल जाइएगा, ये हम करते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में हम क्या करते हैं, लोगों को जो मेहमान आते हैं उनको चाहते हैं कि वो और एक दिन रुक जाए, और एक दिन हमारा माहौल क्या हो, जो हमारा वास्तविक जीवन, हमारा जो घर का माहौल है वो उसमें थोड़ा प्रसन्नता आए, इसलिए हम क्या करते हैं, मेहमानों को और एक दिन रुकने के लिए आग्रह करते हैं। तो वो चाह रहे थे लेखक कि तुम जिस दिन दूसरे दिन जा रहे होते तो मैं कहता कि तुमसे आग्रह करता कि और एक दिन रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और मैं बोलूँगा रुक जाओ, लेकिन आप नहीं रुकेंगे और अच्छे अतिथि की तरह क्या करेंगे, चले जाएंगे। वो ऐसा कल्पना करने की, ऐसा हो सकता है, ये कल्पना करने की ऐसा होना चाहिए इस तरीके से, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन वो चले जाएंगे, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा और वो नहीं रुकेंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। यानी दूसरा दिन भी तुम मेरे ही घर पर बने रहे, यानी कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रश्न बने रहे, यानी हमने अपने दुख, जो पीड़ा है आपके आने से और आपके रुकने से हमें जो तकलीफ हो रही है, यानी ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, उसके अवगत में हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सारी चीजों की सुविधा होती है, खान पीन में एक्स्ट्रा लगेगा, या फिर आप ज्यादा साफ सफाई करना पड़ेगा। आप घर में जैसा भी रहते हो, आप जब अपने घर में, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो आप उस घर को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सजावट, साफ सुथरा, सब व्यवस्थित तरीके से रखते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, है ना, ये करते हैं। भले आपके घर में आप जैसे भी रहते हैं, लेकिन अतिथियों के आने पर हम खूब उसका साफ सुथरा और बहुत व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। तो वो दुख है जो उन्होंने शरद जोशी और उसकी पत्नी ने क्या कर लिया, पी लिया और प्रश्न बने रहे कि ठीक है आज नहीं गए तो दूसरे दिन तो चले जाएंगे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया।
यानी दूसरा दिन वो नहीं गए, तो दूसरे दिन में उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम्हारे आदर सत्कार के उस बिंदु पर हम तुम्हें दोबारा ले गए, यानी दोबारा तुम्हारा आदर सत्कार करने में जुट गए, क्योंकि इससे पहले हमने रात में तुम्हारे लिए डिनर व्यवस्था किया था, बहुत ज्यादा बनाया था, बहुत आदर सत्कार, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी किया था। तो अब जब तुम दूसरे दिन में नहीं गए, उसके लिए भी लंच के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी होगी, उसको अच्छी अच्छी चीज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेहमान आए हैं तो आप उसको मार झोल नहीं खिला सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ अच्छा सब्जी बनाएंगे कि मेहमान आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अच्छी चीजें पकवान बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, साधारण दोपहर का भोजन जो शरद जोशी और उसकी पत्नी क्या करते हैं, उसको भी उन्होंने क्या किया, दोपहर का लंच में की गरिमा प्रदान की। जिस तरीके से रात का भोजन को उन्होंने डिनर में कन्वर्ट किया था, परिवर्तित किया था, बहुत अच्छा से व्यवस्थित किया था, वैसे ही दोपहर का भोजन को भी क्या किया, लंच में, यानी लंच में हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज खाते हैं पकवान, वैसे ही उसका व्यवस्थित किया गया। और साथ में सिनेमा भी दिखाया उनको, सिनेमा यानी उसको मूवीज भी दिखाया, सिनेमा जाके बाहर कि हाँ चलो हमारे यहाँ क्या आए हो मेहमान, तो हम क्या करेंगे, आपको मूवी दिखाएंगे, थोड़ा मनोरंजन कराएंगे, बल्कि उसको मूवी भी दिखाया गया उस मेहमान को। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था। अब ये मेरा आदर सत्कार करने का आखिरी छोर था, हमसे अब नहीं होगा, यानी ये हमारा आखिरी था कि हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ आदर सत्कार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये हमारा आखिरी था, यानी पूरा आखिरी, यानी लास्ट किनारा, यानी पहले दिन तो उन्होंने किया है, दूसरा दिन भी उन्होंने किया, तो वो थक गए, ठीक है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। आज तक हम इससे ज्यादा किसी के लिए भी नहीं बढ़े, पहला दिन और दूसरा दिन, तीसरा दिन तो हम गए ही नहीं, यानी कोई भी मेहमान आए हैं तो वो अपनी गरिमा बचाते हुए बनाए रखने के लिए, आपसी संबंध को स्थापित बनाए रखने के लिए वो लोग जल्दी चले जाते हैं। यानी आप ज्यादा दिन रुकते हैं तो आपके आपसी संबंध में क्या होता है, कड़वाहट पैदा होती है, यानी वो ज्यादा दिन रुकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका रहन सहन और जो मेहमान आए हैं उसका रहन सहन में बहुत सारा फर्क होता है, उसका आपको रहना पसंद ना हो, उसका बात करने का, खाने का तरीका पसंद ना हो, बहुत सारी चीज होता है, मेहमान जो आते हैं तो उसमें कुछ कुछ कड़वाहटें आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहमान आप निश्चित अवधि के लिए आप जाए और निश्चित टाइम के अनुसार ही आप वापस लौट जाए, ताकि आपके जो आपसी संबंध है, जो रिश्तेदारी है, वो क्या हो, वैसे ही बनी रहे, उसमें कड़वाहट ना आए, ठीक है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और जब तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं। लेकिन इसके बाद, अब दूसरा दिन के बाद भी एक ऐसा क्षण आ जाना चाहिए था कि तुम्हारा क्या करते हैं, लोग विदाई करते कि चलो अब जा रहे हैं और हम आपको छोड़ने जाते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बस स्टैंड छोड़ने जाते हैं, है ना, कि आप विदाई करने के लिए आप कैसे जाएंगे, पैदल आते पैदल है, लेकिन हम जब उसको जब वो वापस जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो छोड़ने जाते हैं, पानी खरीद के देते हैं, कुछ कुछ खाने का देते हैं, घर से बहुत सारे थैला देते हैं, कुछ कुछ ले जाने के लिए, ताकि हम अपने परिवार को भी क्या करें, दे बोल के हम कुछ ना कुछ उपहार में देते हैं, तो उसको पहुंचाने जाते हैं। तो लेखक शरद जोशी भी बोल रहे हैं कि अभी तक ऐसा समय आ जाना चाहिए था कि हम आपको विदाई का क्षण पहुंचाने जाते बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, क्या करते, छोड़ने जाते, पर तुम ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। आगे बोलते हैं, तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, यानी तीसरा दिन हो गया, पहला दिन तो रुक गए, दूसरा दिन भी रुक गए, तीसरा दिन मेहमान क्या बोल रहे हैं शरद जोशी से, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। कौन बोल रहे हैं, मेहमान बोल रहे हैं कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी, तुम्हारे साम्य की बेला एकाएक योग रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। यानी आघात यानी चोट, ठीक है, फिर अप्रत्याशित यानी अनसोचा, सोचा नहीं था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तुमने इनडायरेक्टली क्या किया कि तुमने ये बता दिया कि आज तीसरे दिन भी तुम नहीं जाने वाले हो, क्योंकि ये इस बारे में पूछा उन्होंने, धोबी के बारे में पूछा,
धुलवाते, क्योंकि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे ऐसा तो नहीं है, कपड़े सूखने में समय लगेगा। तो वो उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली तुमने क्या किया, ये बता दिया कि तुम तीसरे दिन भी वापस नहीं जाने वाले। अगर कोई मेहमान जाने ही वाला होगा तो वो अपने घर में कपड़ा धोएंगे, गंदे कपड़े वैसे ही लेके जाएंगे और अपने यहाँ धोएंगे, यानी तुम नहीं जाने वाले हो, इसीलिए तुमने क्या किया, धोबी के बारे में पूछा। ठीक है, पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, पहली बार शरद जोशी को ऐसा लगा कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हर अतिथि देवता या अतिथि देवो भव यानी देवता नहीं होता, कुछ मानव या कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो देवता के रूप में राक्षस भी होते हैं, थोड़े राक्षस और थोड़े मनुष्य, यानी जो दूसरों को देख रहे हैं कि परेशानी हो रही है, ये देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप जिस घर में आप मेहमान जाते हैं उनको भी बहुत सारी चीजों की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप उनके लिए आप दौड़ धूप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको समय पर सुबह का नाश्ता देना, दोपहर का भोजन देना, रात का भोजन देना, सारी चीजों का क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से आप क्या करते हैं, उसका व्यवस्था करते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके से खराब ना लगे, उनको बुरा ना लगे, मेहमानों को हमेशा अच्छा महसूस हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं हर कार्य समय पर करने के लिए। लेकिन हम जब अपने परिवार के लोग ही रहते हैं तो उसमें उतनी व्यवस्थित तरीके से हम कुछ नहीं करते, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे चलते हैं वैसे ही हम रोज चलते रहते हैं, लेकिन मेहमान के आने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, किंतु लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, शरद जोशी ने कहा ठीक है लॉन्ड्री पे देंगे, लॉन्ड्री पे इसलिए कि लॉन्ड्री में मशीन में धुलते हैं कपड़े, धोबी क्या करेगा, हाथ से धोएगा, और हाथ से धोने के बाद क्या करेगा, उसको सुखाएगा, तो उसमें पानी कब झड़ेगा, कब सूखेगा, उसमें समय की ज्यादा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ड्री में क्या होगा, जो कपड़े हैं जो क्या होगा मशीन में धुलेंगे, और आप उसको क्या कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं, मशीन से ड्राई यानी वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, धोते हैं और साथ में सुखा भी लेते हैं, तो वो जल्दी सूख जाए। तो शरद जोशी क्या बोल रहे हैं, धोबी क्यों लॉन्ड्री में दे देते हैं तो जल्दी धुल के आ जाएंगे, वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि जल्दी धुल के आएंगे, सूखे हो जाएंगे जल्दी कपड़े, तो आप आज भी जा सकते हैं, यानी उसका सोच विचार देखिए वो किस तरीके से उसको अपने घर से भेजना चाहते हैं, इसलिए वो लॉन्ड्री का उपाय दे रहे हैं उसको। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, तो शरद जोशी को लग रहा है कि ठीक है उसको जल्दी जाना होगा, हो सकता है ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि उसको हो सकता है जल्दी जाना, इसीलिए लॉन्ड्री में धुलवा के सारे कपड़े जल्दी सुखा के वापस आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो जल्दी चले जाएंगे। पर कहाँ है लॉन्ड्री, ये बोल रहे हैं कौन, अतिथि मेहमान बोलते हैं वो लॉन्ड्री कहाँ है, तो जल्दी से क्या बोलते हैं शरद जोशी, चलो चलते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप चले जाओ, तो जल्दी जल्दी सब चीज करेंगे। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा, यानी जल्दी से क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको दिखाना चाहते हैं कि, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मेहमान ने कहा कहाँ है लॉन्ड्री, मुझे दिखाओ, ठीक है लॉन्ड्री में मैं दिलाने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो बिना देरी किए लेखक क्या करते हैं, उसको पहुंचाने चलिए चलते हैं, और जल्दी से कुर्ता पहन लेते हैं अव्यवस्थित तरीके से ही, क्योंकि उसको क्या करना है, मेहमान को जल्दी भेजना है, इसीलिए उसका जो भी कार्य है उसको जल्दी संपन्न करवा कर वो क्या करना चाहते हैं कि वो चले जाए, इसीलिए जल्दी से। फिर कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा जल्दी से, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से उन्होंने कुर्ता नहीं पहना, जल्दी जल्दी में क्या किया, पहना और चलो चलते हैं बोल के वो निकल रहे थे। तो शरद जोशी की पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने मैंने कहा, यानी शरद जोशी की पत्नी ने शरद जोशी से कहा कहाँ जा रहे हैं, तो शरद जोशी के पति ने कहा कि कपड़े देने, किसके कपड़े देने, मेहमान के कपड़े देने लॉन्ड्री में जा रहे हैं। ठीक है, मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, आज से कुछ बरस पूर्व इनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे की आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन
ठहरेगा। तो अब उनकी पत्नी की तरफ जब हम शरद जोशी देखते हैं तो उनकी पत्नी बड़े बड़े आंखें क्या कर रही है, वो दिखा रही है। बड़े बड़े आंख करते हैं ना लड़कियां, क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा होती है वे बड़ी बड़ी अपने पति को अगर कुछ कह नहीं पा रही है सामने तो वो आंखों से क्या करते हैं, इशारा करते हैं, आंखों से बात करते हैं। तो वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ क्या कर रही है, उसको बताना चाहती है। तो जिस तरीके से वो आंखें बड़े बड़े करके उनकी तरफ उनकी ओर देखी, शरद जोशी की ओर, तो वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष पहले उन्होंने ऐसे देखा। तब क्या हुआ था, तब अकेलेपन जो कि मेरी यात्रा थी वो समाप्त हुई थी। वैसे ही आज मुझे लग रहा है जैसे कि वो अतिथि अभी लंबे समय तक रुकने वाले हैं। यानी उन्होंने इशारा किया, उनकी आंखों में बात हुई कि वो अतिथि अभी जाने वाले नहीं हैं, वो लंबे समय तक क्या करने वाले हैं, रुकने वाले हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ उसको, उनकी पत्नी की आंखों से उनको ऐसा महसूस हुआ शरद जोशी को। ठीक है, आगे है, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। अब आशंका क्या हो गई, ये इस तरीके से हो गया कि बिना जड़ के तुम यहाँ पर क्या हो गए, रह गए। यानी इस तरीके से तुम आकर बस गए कि तुम जाने का नाम ले ही नहीं। अब तो लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर क्या होकर, साफ सुथरे होकर आ भी गए, उसके बाद भी तुम वापस नहीं जा रहे। यानी लॉन्ड्री में कपड़े देने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, जल्दी धुलकर आ गए लेकिन तुम वापस अपने घर को नहीं जा रहे। तुम्हारे भरकम शरीर से सरवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हारे यानी कमरे में, जो उसके कमरे में उसका जो शरीर है और उसके सरवटे पड़े, उसके जो कपड़े हैं उन कपड़ों पर सरवटे, यानी जो आप कपड़ों को देखते हैं कैसे वो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, उन सिकुड़ने से चादर को हमने ठीक कर दिया, बेडशीट भी हमने बदल दिया, सब चीज कर दिया, उसके बाद भी तुम यही हो, यानी जा ही नहीं हो। अभी तक नए मेहमान आते हैं तो हमें उनको सुनाने की बहुत दिक्कतें होती है कि हम कोई अपना रूम छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर हम रूम शेयर नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत हो रहती है। तो हमें अपने रूम से भगा दिया जाता है कि मेहमान आए हैं तो आपको मेहमान को वहाँ रखने से तो तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। जिस दिन तुम आए थे मेहमान, उस दिन हमारे फेस पर क्या थी, मुस्कुराहट थी। इतना खुश थे हम कि तुम क्या मेहमान बनकर हमारे घर में आए हो, अतिथि बनकर आए हो, लेकिन वही मुस्कान अब धीरे धीरे क्या हो रही है, फीकी पड़ जा रही है, यानी अब लुप्त हो रही है। अब उन पर जो प्यार था, जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, उसके बहुत दिन ना जाने से, यानी तीसरा दिन तक रुकने से और उसकी वापसी ना जाने के कारण वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो प्रसन्नता क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। एक समय के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ रहे। यानी वो मेहमान आए थे तो सारे मिलकर क्या करते थे, हंसी मजाक, ठहाके उड़ाते थे, हंसी करते थे, खुशी से झूम उठते थे। वो गुब्बारे अब इस कमरे में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 1 से 2 दिन लगते हैं कि हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ज्यादा दिन रहेंगे तो आप क्या ही बात करें उस मेहमान से, क्योंकि जितने ज्यादा दिन रुकेंगे सेम बात को आप करके क्या मतलब, जब आपने पहले ही वो सारी वार्तालाप कर लिए हैं जो 2 दिन के अंदर, तो वो सारी बातें क्या हो गई है, अब खत्म हो गई। तो अब परेशान हो गए हैं वो लोग भी कि कब जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, अब उनकी जो खुशी थी, वो प्रसन्नता थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के बारे में क्षेत्र के सभी कोनों से टपेट खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिल रहे हो ना मैं, सॉरी हिला रहे हो और ना मैं, यानी कोनों यानी कोनों से, ठीक है, कोनों से यानी जो चर्चा हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी हमारे भी, वो अब सेंटर में आकर क्या हो गई, चुप हो गई। अब वो बात करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने जो बातें हैं, जो विचारे हैं, उन विचारों का 2 दिन के अंदर बहुत सारे 24 घंटे होते हैं हमारे पास। और जब मेहमान होते हैं तो हम लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, बात किया करते रहते हैं, यहाँ का बात
सारे सदस्यों के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें बताते हैं। साथ में अपने मोहल्ले का न्यूज भी बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ की भी बातें उस मेहमान को पता हो गई। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय झुक गए। यानी कल से वो क्या हो रहा है, उपन्यास पढ़ रहा हूँ और जो फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट कर मैंने पढ़ा है, वो उनका शब्दों का भी अब क्या हो रहा है, वो मिट जा रहा है। यानी जो बातें थी उनका वो उदाहरण है, ठीक है, कि हम जो बातें कर रहे थे, जो विचार आदान प्रदान कर रहे थे, वो भी क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। यानी अब चर्चा के लिए कोई विषय हमारे पास रह नहीं गया है, क्योंकि जो चर्चा के विषय थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। यानी इन सारे क्षेत्रों के बारे में उन्होंने लगभग बात कर लिया है और साथ ही साथ आंख मार मार कर पुराने प्रेमियों के बारे में जिक्र हो चुका है कि पिछले पुराने जमाने में या फिर हमारे शादी के पहले कितने सारे प्रेम और प्रेमिकाएं थी। इन सब बातों के बारे में भी उन्होंने वार्तालाप यानी आदान प्रदान बातें विचारों का कर लिया। अब कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहाँ जिस बारे में वो लोग क्या कर सके, वार्तालाप कर सके, यानी बात कर सके। और एक चुप्पी हो गया है वातावरण में, क्योंकि सारी बातें का आदान प्रदान हो चुका है। अब क्या ही बात करें, ज्यादा आप एक ही बारे में कितना बात करें, एक ही स्टोरी को आप कितना बार सुन सकते, एक बार से 2 बार, 3 से 4 बार नहीं सुन सकते, क्या सुन सकते हैं, ठीक है। सौंदर्य अब सैन्य बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य बोध से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। वो बोल रहे हैं हृदय की सरलता धीरे धीरे बोरियत में क्या हो गया, बदल गई, ठीक है। सौंदर्य मतलब हृदय की जो प्रेम है, जो सरलता है, जो भाव है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सैन्य यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोरियत में बदल रहा है। यानी हम आपके मेहमान नवाजी करने में और आपके रहने से हमें क्या हो रहा है, बोरियत, यानी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल हमें बोर लग रहा है, यानी बोरियत हो रहा है, हमें लग रहा है कि तुम कब जाओगे, चले जाओ, ठीक है। और जो भावनाएं थी, जो अच्छे नाम कंडीशन से जो बात करने की, जो हमारे जो वार्तालाप की जो सहजता थी, जो स्वरूप था, वो क्या हो रहा है, गालियों में परिवर्तित हो रहा है। यानी अब ऐसा लग रहा है कि प्रेम पूर्वक बात नहीं करेंगे, कुछ बोलना होगा तो हम गाली दे ही देंगे। इस तरीके का स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा यानी मेहमान को बोले तुम्हारा कैसा व्यक्तित्व है कि तुम बिल्कुल यहाँ गेंद की तरह, गोंद की तरह क्या हो गया, चिपक गए हो और वो गोंद उछड़ ही नहीं रहा है। यानी इस तरीके का व्यक्तित्व है कि तुम्हारा आकर एकदम चिपक ही गए हो हमारे घर पर और जाने का नाम नहीं ले रहे। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी शरद जोशी बोल रहे हैं, मैं पूरा परिवार के साथ समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा व्यक्तित्व किस तरीके का है, कि तुम इसी तरीके से हो कि जोंक की तरह किसी घर में जाकर चिपक जाते हो और जो हटता ही नहीं है, ठीक है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो बार बार ये प्रश्न उठ रहा है उसके दिमाग पर कि कब जाओगे अतिथि, क्योंकि वो परेशान हो गए, बोरियत हो गए उसका मेहमान नवाजी करने में, उसका सारी चीजों की प्रबंध करने में, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का भोजन, रात का भोजन, उसके कपड़े और उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते कराते वो उनके बटुए क्या हो गए, खाली हो गए। क्योंकि आजकल के जिंदगी में, जीवन में हम अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। वहां पर एक इंसान बढ़ जाए तो आपके बटुए काफी नहीं तो क्या हो, है ना, क्योंकि आप अपने लिए पाई जोड़ते हैं, उसमें अगर एक मेहमान एक्स्ट्रा आ जाने से बहुत सारी असुविधाएं होने लगती है, ठीक है। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये। फिर पत्नी ने क्या किया, शरद जोशी से पूछा कि कब तक ये टिकेंगे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जा नहीं रहे। तो परेशानी
मीठा बनाना है घर में, तो बहुत समय लगता है बनाने में, सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। तो और साथ में बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस घर में माहौल ऐसा हो जाता है मेहमान आने के बाद, खुशहाल प्रसन्नता के साथ साथ थोड़ा शोर शराबे का हो जाता है, क्योंकि बातों का आदान प्रदान होता है। और बच्चे भी मेहमान आते हैं तो पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते, प्रोत्साहित नहीं। सारे मेहमान के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, वहीं बैठे रहते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये सारी चीजें बच्चे भी करते हैं, उनकी पढ़ाई में भी बाधाएं आती हैं। इसीलिए चाहते हैं मेहमान, जो मेहमान नवाजी करते हैं, जो अतिथि आते हैं, वे चाहते हैं कि अतिथि की अपनी निश्चित अवधि के समय तक ही रुके और उसके बाद वो क्या करें, वो वापस चले जाए, जिससे हमारी आपसी संबंध जो प्यार है वो क्या है, बने रहे। ठीक है, तो मैंने कंधे उचका दिया, क्या कह सकता हूँ? तो सरल दोस्त क्या बोल रहे हैं, कंधा उचका दिया यानी हिला दिया, क्या पता कब है ना, क्या पता। हम अक्सर कुछ वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो अगर हम बात नहीं अपने शब्दों से अगर हम नहीं बताना चाहते तो हम अपने क्या करते हैं, कंधों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कंधे प्लस हाथ और सर भी, तो उससे इसका मतलब होता है कि क्या पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो आप सोचिए पहला दिन क्या किया था, डिनर बनाया था, इतना बहुत सारा पकवान बनाया था, बहुत सारे अवगत इतनी सारी। उसके बाद दूसरा दिन भी बोल के, तो दूसरे दिन उसके दोपहर के भोजन को बहुत अच्छा व्यवस्थित किया गया और साथ में उसको मूवी भी दिखाई गई, यानी फिल्म दिखाया गया, सिनेमा दिखाया गया। अब परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई उसके मेहमान नवाजी आदर सत्कार में कि वो इतने परेशान हो गए कि कहाँ डिनर से शुरुआत हुई थी, कहाँ तक आप पहुंची, खिचड़ी तक, यानी कि अब आप खिचड़ी ही खाओ। आपने आज तक किया है ऐसा कि मेहमान को खिचड़ी खिलाया हो, खिचड़ी? तो समझिए कि वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, खिचड़ी खिलाने को तैयार हो गए, यानी बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, सत्कार की उष्मा यानी गर्मी समाप्त हो रही है, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए, यानी आदर सत्कार की जो गर्मी थी, जो उत्साह था, जो प्रेम था, वो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमसे जो आदर सत्कार हमने पहला दिन और दूसरा दिन किया था, वो अब तीसरा चौथा दिन हमसे नहीं होगा। अब हम आपको क्या करेंगे, साधारण भोजन से क्या, ऐसा भोजन देंगे जो हम आम जीवन में करते हैं, यानी वो लोग खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी देंगे। ठीक है, अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा, यानी अब भी इसके बाद भी तुम डिनर, तुमको खिचड़ी खिला रहे हैं, उसके बाद भी तुमको अगर ये पता नहीं चला कि तुम अपना बिस्तर को छोड़कर कि हाँ हमें चले जाना चाहिए, उसके बाद हमें क्या उपवास यानी मजाक का रास्ता चुनना होगा, यानी इस तरीके से कि तुम्हें किस मजाक के तरीके से तुम्हें बोलने का एक रास्ता चुनना होगा, जिससे तुम तक क्या हो गया। ठीक है, या तो फिर उस तरीके से चुनना होगा, या फिर हम अब खिचड़ी लाके उसके बाद क्या करेंगे, उपवास तक पहुंच जाए। खिचड़ी भी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उपवास करेंगे, यानी खिचड़ी नहीं देकर, पहले तो डिनर था, लंच दिए, खिचड़ी दिए, अब क्या करेंगे, उपवास करेंगे, पूरा परिवार उपवास। तो तुम भी साथ में क्या करोगे, हमारे साथ उपवास करो। जिससे तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे परिवार में कितनी दिक्कतें हो रही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना होगा। इसीलिए वो अतिथि को ये अवगत कराने के लिए वो ये सब रास्ताएं क्या कर रहे, अपना रहे, ये हथकंडे अपना रहे हैं, ताकि वो क्या करे, चले जाए, उसको समझ में आए कि उसका निश्चित समय खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, अब उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, यानी एक स्थिति से गुजर रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम चले जाओ ना अतिथि, यानी ठीक है, ये सरल जोशी बोलते हैं, तुम्हारे और मेरे संबंध एक ऐसा स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे संक्रमण, ऐसा जगह से गुजर रहा है कि हम हो सकता हमारा यह स्थिति
अच्छा लगा। यानी शरद जोशी के घर पर जो भी आए हैं, मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं जानता हूँ, ये लेखक बोल रहे हैं, मुझे पता है कि तुमको मेरे घर में अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा नहीं लगता है? मेहमान नवाजी कराना बहुत लोगों को पसंद होता है ना। सारे लोग दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, उसको ऐसे शहजादियों की तरह, शहजादों की तरह रखा जाता है, उसके लिए सारी चीजों की प्रबंध उपलब्ध कराई जाती है मेहमान नवाजी। तो दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि दूसरों के यहाँ बहुत सबको अच्छा लगता है। अगर बस चलता कि सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, यानी अगर ऐसा ही होता कि सबको अच्छा लगता तो सारे लोग दूसरे के घर में ही क्या करते, रहते, बसते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता के गीत किसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी तरह स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट की भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी स्वीट होम कहा गया है, यानी हमको अपना घर बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो तुमको अपना घर प्यारा नहीं लगता है कि तुम नहीं जा रहे हो, कि तुम्हें अपना घर स्वीट होम याद नहीं आ रहा है। सबको अपना स्वीट होम में रहना पसंद है, भले आपके घर में उतनी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, लेकिन अपना घर होता है। अपना घर में आप जिस तरीके से भी रहे वो आपको बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा कि हम तुमको शराफत की चीजें ना बोलकर गेट आउट करने के लिए बोल दें, गेट आउट हमारे घर से आप क्या हो जाए, चले जाए। इस तरीके का हम आपको बोले तो क्या आपको ये अच्छा लग सकता है? ये हम इस निचता पर नहीं उतरना चाहते, इस हद तक हम नहीं जाना चाहते हैं। उससे पहले ही आप क्या हो जाओ, अपने घर को लौट जाओ, ठीक है। अपने खराटों से एक और रात विद्यमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण हो। यानी अपने खराट, यानी वो रात में सोते हैं तो खराटों, कोई खराटे भी लेते हैं, तो खराटों के साथ एक रात तुम और क्या करोगे, उस कमरों को क्या करोगे, गुंजता हुआ अपने खराटों से जो कल का दिन क्या करोगे, पांचवा दिन गुजारोगे। लेकिन जब सुबह होगा तो जो दोबारा जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, सूर्य की किरण, उससे तुम्हारा पांचवा दिन परिचित होगा। यानी अब तुम क्या होगे, पांचवा दिन तक हमारे घर में रह जाओगे, अगर आज भी रह गए। आशा है कि वह तुम्हें चुनेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लो। लेकिन जब वो सूर्य की किरण तुम्हें चुनेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे, यानी तुम्हें पता होगा कि आज क्या होगा, पांचवा दिन हो जाएगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तुम्हें कहाँ अपने घर को लौट जाना चाहिए। ठीक है, आगे बोलते हैं, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह हो। यानी शरद जोशी बोल रहे हैं वो पांचवा दिन तुम्हारे लिए, वो पांचवा दिन आखिरी दिन है मेहमान नवाजी कराने के लिए, और वो आखिरी भी दिन होगा जो मेरी सहनशीलता दिखाने की, यानी मेरे जो गुस्सा है उसको दबाए रखने की। अगर आज भी रुक जाए तो मेरा जो सहनशीलता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और मैं गेट आउट बोल ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, यानी मैं उसके बाद अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो स्वभाव है, अपना जो प्रेम है और
देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते हैं। यानी लेखक बोल रहे हैं तुम तो देवता हो, अतिथि तुम तो देवता बनकर मेरे घर में आए, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्य देवता को पूजा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो तुम तो देवता हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा जो आदर सत्कार कर रहा हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्य हूँ तो मैं एक कोई देवता नहीं। तो मेरा व्यवहार है वो बदल भी सकता है। अतिथि के प्रति क्या हो सकता है व्यवहार कष्टपूर्ण एवं क्या हो सकता है उसमें असुविधाएं भी हो सकती है, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, अपशब्द भी हो सकते हैं। इसीलिए वो बोले ज्यादा देर हम साथ नहीं रह सकते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, यानी देवता जब भी आते हैं तो क्या करते हैं दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, यानी बोल रहे हैं कि देवता का काम होता है क्या कि अपने प्रजा के लिए दर्शन देकर वो वापस लौट जाना। इसीलिए तुम भी दर्शन दे चुके हो, हमारे घर में इतने दिन प्रस्थान कर चुके हो, अब इस घर से तुम क्या हो विदा ले लो, यानी चले जाओ, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी से तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। या मनुष्य अपनी ग्वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि, यानी शरद जोशी बोल रहे तुम अब लौट जाओ अतिथि, तुम्हारा देवत्व तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम निश्चित समय पर आओगे, अब निश्चित समय से पहले ही चले जाओगे। अगर ज्यादा रुकोगे तो वो देवत्व यानी जो देवता को आदर सत्कार करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी और उसमें बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, तो मनुष्य ये बोल रहे हैं कि उससे पहले ही मनुष्य अपनी पर उतर जाए, यानी आप शब्द का प्रयोग करे, तुम्हें गेट आउट बोले, उससे पहले ही तुम्हें क्या लौट जाना चाहिए, तुम अब लौट जाओ अतिथि। तो आखिरी में ये शरद जोशी बोलते ओ कब जाओगे अतिथि, चले जाओ। ये परेशान हो रहे हैं। ये आधुनिक उन लोगों पर लिखी गई है जो लोग अपने अतिथि और मेहमान नवाजी कराने के लिए दूसरे के यहाँ जाते तो हैं, लेकिन वापस लौटने का नाम नहीं लेते। तो लेखक शरद जोशी का ये व्यंग लिखने का उद्देश्य यही है कि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घर जाते हैं, तो उनको ये कहना चाहते हैं कि आप एक निश्चित समय के लिए जाएं, चाहे आप निश्चित समय 1 से 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, जो भी आप रखें उस निश्चित अवधि में ही आपको वापस लौट जाना चाहिए। अपना जो मेहमान नवाजी की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को नहीं होना चाहिए। अगर उनको आप पार करेंगे तो मनुष्य का जो व्यवहार है आपके प्रति उसमें क्या हो जाएगा, वो सहजता, वो प्रेम, वो कड़वाहट आ जाएगी। जो एक प्रेम संबंध में होता है वो कड़वाहट में बदल सकती है। इसीलिए कहा गया है कि उन मेहमानों पर ये उपहास, हंसी मजाक और सहज शब्दों में ये व्यंग लिखी गई है ताकि लोग इससे अवगत हो सके। मेहमान नवाजी ज्यादा कराने में खुशी दिन को होती है। ठीक है।